हाँ बेटा आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बेटा। लास्ट लेक्चर में बेटा अपन ने एम्पेरिकल फॉर्मूला कंप्लीट किया था, एग्जाम्पल लिख लिया था ना वो, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन है कैसे पूछ सकता है। ओके लिखो बेटा, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन लिखो। लिखो लिखो 40% कार्बन सी। आपको एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है सिर्फ, ठीक है। ऐसे नहीं हाइड्रोजन बोले तो H2 लिख लो, यहाँ पर एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें पता है किसी कंपाउंड में इनका नंबर कितना भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एम्पेरिकल फॉर्मूले में नंबर इनका 1 2 3 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो 40% सी यानी कार्बन, कोमा 6.66% H, 40% कार्बन, 6.66% H, and remaining amount of oxygen, are present आवाज आ रही है बेटा? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ए compound. Remaining amount of oxygen are present in a compound. Then calculate the molecular formula of compound. Then calculate the molecular formula of compound. Then calculate the molecular formula of compound. If vapor density of compound, if vapor density of compound is 30, if vapor density of compound is 30, लिख लिया बच्चों। देखो बेटा इसने क्या बोला है, कैसे करना है। हमें बोला है इसमें कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.66% और रिमेनिंग अमाउंट, बची हुई अमाउंट किसकी है, ऑक्सीजन की है। क्लियर है? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अगर आपको वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है 30 दे रखी है बेटा, तो सबसे पहले देखते दिमाग में आना चाहिए मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट सर ने क्या लिखाया है आपको याद है बच्चों। मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज ध्यान रखना, दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक है एम्पेरिकल फॉर्मूला। यस और नो? अरे दो फॉर्मूले हमारे पास है बेटा, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मैंने क्या कहा था, कंफ्यूजन से बचने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी के अपॉन में उसका वेट लिख देंगे। यस और नो? क्लियर बेटा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसी के अपॉन में क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उसी के अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। यस और नो? अरे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये तो ध्यान है ना बेटा? ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मैं क्या लिखूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। यस और नो? अरे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मुझे किसका आइडिया होना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए, फिर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? चलो बेटा 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट हमें कौन दे रखा है, कार्बन। दूसरा एलिमेंट कौन है बच्चों, हाइड्रोजन। तीसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। क्लियर है? 3 एलिमेंट बोला है, जितने एलिमेंट बोला जाए तीनों को पहले सीक्वेंस से लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों इसने क्या बोला है, कार्बन की अमाउंट कितनी है 40%, हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है बेटा 6.66%। यस और नो? और बची हुई अमाउंट किसकी है, ऑक्सीजन की। तो कैसे करूंगा बेटा, हमें पता है 40 और 6.66 कितना हो गया, अरे 46.66 हो गया। इसका मतलब बाकी अगर मैं माइनस करूं बेटा तो 53.34 आ रहा है, नहीं आ रहा? यस और नो? अरे 40 और 6 यानी 46 पे 46 से एग्जैक्ट 46 होता तो कितना करते 54 करते, लेकिन 0.66 और है तो 53.34। समझ में आ गया? क्लियर है? पहला अपना स्टेप तो क्या होता है, एलिमेंट की परसेंटेज अमाउंट को एलिमेंट के साथ लिखते हैं। यस और नो?
अरे लिखते नहीं लिखते, लिखते हैं बच्चों। चलो अपना अगला स्टेप क्या है बच्चों, एलिमेंट की परसेंटेज अमाउंट को क्या करते हैं, उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। यस और नो, करते जाओ बच्चों। कार्बन की परसेंटेज अमाउंट कितनी बोली है, 12। एटॉमिक वेट कितना होता है, अरे 40 है तो एटॉमिक वेट कितना होता है 12। हाइड्रोजन की परसेंटेज अमाउंट 6.66 है, एटॉमिक वेट कितना है 1। और इसकी परसेंटेज अमाउंट है बेटा 53.34, एटॉमिक वेट कितना होता है 16। क्लियर है बेटा। और मैंने कहा था बच्चों इसमें डाटा अपन को अप्रोक्स मान के करना है, ऐसे ही आएगा। क्यों, एम्पेरिकल फॉर्मूला और वैलेंसी फैक्टर ये दो ऐसी चीजें बेटा, इसमें ऑलमोस्ट अगर मान लो डाटा डेसिमल में आता भी है तो नियरेस्ट वाली वैल्यू हमें कंसीडर करनी है, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है, एग्जैक्ट करने बैठ गए तो इसमें कई सारे स्टेप्स है तो गलती कर जाओगे, आंसर आएगा ही नहीं। हमें पता है इसे मैं करूंगा तो समथिंग कितना आ गया 3.33, यस और नो। इसे डिवाइड करने पर ये तो आ ही जाएगा 6.66, और हमें डाटा ऐसे ही मिलेंगे। क्या 16 को 3 टाइम करते 48 आता, ये 48 से ज्यादा है या नहीं है बच्चों। तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑलमोस्ट 3.33 बेटा। समझ में आया, डाटा हमें ऐसे सेट करके देगा जो मैच हो सके आपस में। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर है, ठीक है बेटा। अपना अगला स्टेप क्या होता है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद जितनी डिजिट्स हमें मिलती है उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सभी को उससे डिवाइड करते हैं। यस और नो, तो देखो सभी में मिनिमम कौन है बेटा, तो इसका मतलब क्या करेंगे 3.33 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3.33 से 6.66 को किससे कर देंगे बेटा, 3.33 से करेंगे, सभी को इसी से करना है, मिनिमम वाले से। क्लियर है बेटा। और ये खुद कितनी है 3.33, डिवाइड किससे करेंगे 3.33 से ही करेंगे बच्चों। यस और नो, डिवाइड करने के बाद हमें पता है बेटा ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1। यस और नो। अब जो हमारे पास वैल्यूज आई है बेटा, क्या C2H4O2, देखते हैं, बिल्कुल शायद यही आना चाहिए। अब देखते हैं बेटा हमारे पास जो एटम का नंबर्स आया है बच्चों, अगर ये डेसिमल होता तब तो किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इनको इंटीजर में लेके आते, लेकिन अब इनको जबरदस्ती मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या। अरे फोर्थ स्टेप में मैंने इफ लिखाया था, याद है ना, अगर फ्रैक्शनल आए डेसिमल में आए तो ही हमें मल्टीप्लाई करके इंटीजर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला सीधा नंबर ऑफ एटम्स लिख दो बेटा। कौन कौन से एलिमेंट थे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों के एज ए फॉर्मूला लिख दो, सीक्वेंस से नंबर लिख दो। ये कितना 1, ये 2 है, ये 1 है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं CH2, यस और नो। ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। जब मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ सकता नहीं आ सकता बेटा। देखो 1 कार्बन का कितना होता है 12, 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 2 कितना हो गया 14 और 16 कितना हो गया 30 ग्राम। ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ गया। यस और नो, क्लियर है बच्चों। अब क्या करूंगा, देखो मुझे क्या चाहिए था एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, दो चीज तो मेरे पास आ गई। तीसरा मुझे क्या चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, और मैंने क्या कहा था हमें कोई ना कोई हिंट देगा जो पीछे हमने एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की मेथड्स हमने पढ़ी है बच्चों, उसमें याद आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे कर सकता हूँ 2 इंटू वेपर डेंसिटी, शाबाश, वेपर डेंसिटी का हिंट हमें दे दिया। तो क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट इज टू 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी होता है, हमें ध्यान है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी कितना हो गया बच्चा 60 ग्राम। यस और नो, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है हमारे पास CH2O मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना 30, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे C2H4O2। समझ में आया कैसे क्या, यस और नो, नोट करो बेटा। जो क्वेश्चन मैं करवाऊं बेटा घर जाके आपको सोल्व करना है बिना देखे कि मैं कर सकता हूं क्या। नहीं कर पाओ तो देखना सर ने कैसे करवाया, फिर से करके देखना। जब तक नहीं कर पाओ और 4-5 बार करके लगता है कि नहीं कर पा रहे तो पूछना कहाँ गलती हो रही है, ठीक है।
चलिए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो बेटा, लिखो इन ए हाइड्रोकार्बन, इन ए हाइड्रोकार्बन, इन ए हाइड्रोकार्बन, इन ए हाइड्रोकार्बन 10.5 ग्राम कार्बन, ये लिखना ओनली। इन ए हाइड्रोकार्बन 10.5 ग्राम कार्बन, 10.5 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट टू 1 ग्राम हाइड्रोजन। इन ए हाइड्रोकार्बन 10.5 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट टू 1 ग्राम हाइड्रोजन। लिख लिए? इन हाइड्रोकार्बन 10, हमें दीवार पे, बेंच पे, इन पे सोल्व नहीं करना बेटा, उठा के ले जाएगा आपको मैंने एग्जाम हॉल में उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। बेंच पे वगैरह सोल्व किया, दीवार पे सोल्व किया तो आपने ध्यान रखना। उसमें भी कई बच्चे हैं अपनी दूरदृष्टि, प्रिंस सविकांत सिस्टर हाथों पे लगी रहती है, हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे सोल्व करने वही बात उठा के बाहर फेंक देंगे बेटा एग्जाम हॉल से डस्टबिन में, चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी बेंच पे कुछ लिखा आ जाएगा, पहले से लिखा हो मानेंगे इसने लिखा है, ये भी चीटिंग है, ध्यान रखना। अपन को ऐसी हैबिट बनानी नहीं है कि एग्जाम हॉल में अपन की बॉडी लैंग्वेज वैसे अपने आप वैसी हो जाए, नो। तो क्या लिखा, 10 हाइड्रोकार्बन 10.5 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट। मुझे भी हाथ पर लिखने की आदत है, चेंज कर लो बेटा, सुधार लो, वरना बाहर फेंक देंगे उठा के। 10.5 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट टू 1 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? चलो आगे लिखो। इफ weight of hydrocarbon, if weight of hydrocarbon is 2.8 gram, if weight of hydrocarbon is 2.8 gram and volume is 1 liter, if weight of hydrocarbon is 2.8 gram and volume is 1 liter, and volume is 1 liter at 127 degree Celsius temperature, 127 degree Celsius temperature and 1 atm pressure, 127 degree Celsius temperature and 1 atm pressure, then calculate the molecular formula, then calculate the molecular formula of hydrocarbon, then calculate the molecular formula of hydrocarbon। लिख लिया बेटा? बच्चों देखो हर क्वेश्चन में हमें अलग प्रॉब्लम देगा, कैसे करना, क्या करना बेटा समझना। देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले मुझे दे क्या रखा है कि कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है। इस बार हमें अमाउंट परसेंटेज में ना दे के, क्या कहा था मैंने, वेट में दे सकता है या परसेंटेज में दे देगा या किस में दे देगा बेटा,
वेट में दे देगा, याद है ना, क्लियर है। तो जैसे बोला है वैसे करते जाओ। हाइड्रोकार्बन बोला है तो मतलब कार्बन है और कौन है बच्चों, हाइड्रोजन है। सबसे पहले ऐसे लिख दिया। अब उनका वेट कितना दे रखा, कार्बन कितना बोला है 10.5 ग्राम, हाइड्रोजन कितना बोला है बच्चों 1 ग्राम, यस और नो। अगला स्टेप क्या होता है बेटा, परसेंटेज अमाउंट या वेट को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, यस और नो, करते हैं बच्चों। देखो क्या करेंगे, 10.5 ग्राम कार्बन का कितना होता है 12, ये 1 बाई कितना होगा 1। पहली बात बच्चा कहेगा सर कार्बन हाइड्रोजन दो ही क्यों लिखे, अरे सीधी सी बात है, बोला ही दो ही है। अगर साथ में और कोई एलिमेंट बोल देता नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो उनको लिख देते, लेकिन बोला ही नहीं है तो अपन को कार्बन हाइड्रोजन दो को ही कंसीडर करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा देखो, मैं हमेशा कहता हूं बेटा कैलकुलेशन में पेन चलाने से पहले थोड़ा सा दिमाग हमें चलाना है कि उसको इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। ओके देखो बेटा, अगर हम इसको ये बना ले क्या 105/120 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, अरे इस डेसिमल को हटाऊंगा अपॉन में 10 आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 15 से कैंसिल आउट करे कितना हो गया 7/8। 15 को 7 टाइम करे तो कितना आता है 105, 8 टाइम करे 120, यस और नो, क्लियर है। और ये हमें पता ही है बेटा 1 आएगा ही आएगा, यस और नो, क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, सभी वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे और उससे सभी को डिवाइड करेंगे, तो सभी को 1 से डिवाइड कर देंगे ना, 7/8 हमें पता है ये 1 है तो 7/8 क्या आएगा, लेस देन 1 होगा नहीं होगा, ये कम है इसका मतलब ये मिनिमम है, तो दोनों को इसी से डिवाइड कर देंगे बच्चों। 7/8/7/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/7/8, यस और नो, क्लियर है। तो इससे करने पर ये 1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8/7। देखो डेसिमल से बचने के लिए कैसे कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमें पता है इनको जब सोल्व करिए तो ये हमें पता डेसिमल में आएगा नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अरे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा 7 से, क्योंकि 7 से देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बच जाएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो, क्लियर बेटा। तो क्या करेंगे 1 × 7 कितना हो गया 7, और ये 8/7 × 7 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। बस अब अपने पास क्या आ गया, जो डाटा आ गया उसको एज ए फॉर्मूला लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यही तो अपना क्या होगा बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन कितना 7, हाइड्रोजन कितना 8, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से मेरे पास एम्पेरिकल वेट आ सकता नहीं आ सकता, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ सकता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, कार्बन का कितना होता है बच्चों 1 का 12, कितने हैं 7, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई कितना है बच्चों 8, तो क्या करेंगे 84 + 8 कितना हो गया बच्चों 92 ग्राम, यस और नो। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा, ठीक है। यहां से हम बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए मोलिकुलर वेट, वो कहां से आ सकता है, वो कहां से आ सकता है, कैसे, कोई बात नहीं, गलत हो कोई टेंशन नहीं, कैसे होगा अभिषेक क्या बोला था बेटा, शाबाश। अपने क्या कहा था, अरे हाइड्रोकार्बन हमें पता है गैस की फॉर्म होती है, मेथेन एथेन प्रोपेन जनरली क्या होते हैं गैस ही होते हैं ये। और मैंने क्या कहा था गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नाम दिया जाए, याद है ना। इनडायरेक्टली कोई हिंट आपको देगा मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने का, बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन कर सकते नहीं कर सकते, हाइड्रोकार्बन गैस की फॉर्म है ही है, प्रेशर दे रखा, टेम्परेचर दे रखा, वॉल्यूम दे रखा, दिक्कत कहाँ आ रही है PV = nRT, यस और नो, क्लियर है। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है PV = nRT, अपन बोलते हैं PV = nRT, और हमें पता है बच्चों इसको मास की वेट और मोलर मास की टर्म में लिखते हैं नहीं लिखते, लिखते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे PV = मोल को क्या लिखते हैं W/mW, मल्टीप्लाई क्या हो गया RT, यस और नो। तो यहां से हम बात करें बेटा तो MW बराबर क्या हो जाएगा WRT/ क्या हो गया P × V, यस और नो, क्लियर बेटा। तो वैल्यू पुट करके मेरे पास यहाँ पर ये बताओ बच्चों WRT/PV की वैल्यू पुट कर दूंगा, MW आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा बच्चों। W मुझे कितना दे रखा है 2.8, R कौन सा यूज करना है 0.0821, क्यों प्रेशर देखो किस में है बेटा ATM में, वॉल्यूम किस में लीटर में, तो लीटर ATM वाली वैल्यू यूज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे ये कितना हो गया 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 127 अप्लाई कर दूंगा ना, क्यों बच्चों बिल्कुल केल्विन में करना, ध्यान रखना कदम कदम पे बारूद बिछी है, कहाँ हमसे गलती करवा सकता है। 127 को क्या करूंगा 273 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 400 अपॉन प्रेशर कितना 1 ATM, वॉल्यूम कितना है
1 लीटर, यस और नो। लेकिन हमने कहा था बच्चों इतना सिंसियर बनने की हमें जरूरत नहीं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मैं तो करके ही रहूंगा, कोई जरूरत नहीं है बेटा। तो 2.8 इसको समथिंग 0.08 बोल सकते नहीं बोल सकते, ये कितना आ जाएगा 400 अपॉन कितना हो गया 1, डेसिमल इस 0 से गया, यस और नो। तो इसको अगर हम करें बेटा तो देखो कितना आ जाएगा, 4 को 8 से करें कितना आ गया 32, 32 को अगर 3 से करते कितना आता है 96, लेकिन 3 से थोड़ा कम है, 96 से थोड़ा कम होगा नहीं होगा, समथिंग ये भी आ जाएगा बेटा 92 के आसपास ही आएगा। डाटा हमें ऐसा ही देगा, ऑलमोस्ट इक्वल सा ही आएगा बेटा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो। बस अब इनकी वैल्यू पुट करके मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला C7H8 आया था, यस और नो। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 92, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है 92, 1 टाइम डिवाइड, यानी फाइनली आंसर कितना, समझ में आ गया, छाप दो
अच्छा, अब आ रही है ना, अब आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था बेटा, देखो 48% कार्बन, 48% कार्बन, 8% हाइड्रोजन and remaining amount of nitrogen and oxygen are present in a compound. 48% carbon, 8% hydrogen and remaining amount of nitrogen and oxygen are present in a compound. Remaining amount of nitrogen and oxygen are present in a compound. लिख लिया यहाँ तक प्रिंस छवि, लिख लेना यहाँ तक, ठीक है। आगे लिखो बेटा, इफ 19.2 ml, बोर्ड पे डाटा श्योर कर लेना, इफ 19.2 ml कोमा n/2 H2SO4, if 19.2 ml n/2 H2SO4 is required, if 19.2 ml n/2 H2SO4 is required for neutralization of ammonia, is required for neutralization of ammonia, is required for neutralization of ammonia obtained by 0.48 gram, obtained by 0.48 gram, obtained by 0.48 gram of organic compound, obtained by 0.48 gram of organic compound in a Geldof method, in a Geldof method. Then calculate the empirical formula, then calculate the empirical formula of organic compound, and calculate the empirical formula of organic compound. कहेगा सर क्या है ये, बच्चों देखो एक पेज का क्वेश्चन हमें जरूर दे दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर इजी वे में समझ के करें तो देखो कैसे करना। पहली बात तो देखो, सबसे खास बात तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, यानी रट के मत रखना कि फॉर्मूला पूछे तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही करना है। फिर बच्चा सोचेगा एम्पेरिकल तक तो कर लिया, अब मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ से कैलकुलेट करूंगा। 90% हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा, 10% केसेस में सीधा हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछ लेगा। तो हमें ये बताओ आगे सोल्व करने की जरूरत है क्या, तो एम्पेरिकल फॉर्मूले तक आधा सॉल्यूशन है, वहां तक अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया, जरूरी नहीं सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछे, कुछ में एम्पेरिकल फॉर्मूले तक भी पूछ सकता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं, देखो क्या कहेंगे जैसे बोला वैसे करते जाओ। हमें क्या करना, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना, बाकी कुछ नहीं है। क्या बोला है कि कोई सबस्टांस है, इतना % कार्बन है, इतना % हाइड्रोजन है, रिमेनिंग अमाउंट किसकी है, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोला है, इसमें जेल्डोल मेथड का मैंने हिंट दे दिया, क्वेश्चन को मैंने कहां से कहां लिंक किया है बच्चों, ठीक है। देखो कि जेल्डोल मेथड में क्या होता है बच्चों, यानी जो इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे जो अमोनिया गेन होगी उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, इतना H2SO4 ऐड किया गया है। तो कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। सबसे पहली बात तो एलिमेंट कौन कौन से बोल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यस और नो। जैसे बोल रहा है बेटा वैसे करते जाओ। कार्बन कितना बोला है, 48%, हाइड्रोजन कितना बोला है, 8%, रिमेनिंग अमाउंट किसकी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की है बचा, जो बच गई वो, ठीक है। 48 और 8 कितना हो गया, 56, तो 100 में से करूंगा तो 44 बच गया, तो 22 ये 22 ये, यस और नो, यस और नो। नो बेटा अति खतरनाक गणित मत लगा देना बच्चों। अगर हमें हिंट दे देता क्या, अगर हमें ये हिंट देता क्या कि बची हुई अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इक्वली प्रेजेंट है, तब तो हाफ हाफ कर देते रिमेनिंग अमाउंट का, यस और नो। लेकिन हमें ऐसा कुछ हिंट दे रखा है क्या, नहीं बच्चों, लेकिन हर क्वेश्चन में ही उसका सॉल्यूशन होता है बच्चों। क्लियर है, मुझे इसमें हिंट दे दिया जेल्डोल मेथड का, और मुझे पता है जेल्डोल मेथड मुझे ऑक्सीजन के परसेंटेज के लिए यूज करनी है, यस और नो।
नाइट्रोजन के लिए एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है बेटा। और जेल्डोल मेथड में मुझे पता है नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या आता है बेटा, परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा VmL अपॉन 22 400 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन W सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो? क्यों? वो ड्यूमा के लिए होता है बेटा। एक एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में हमसे ऐसी गलतियां करवाएगा, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या करेंगे 1.4 मल्टीप्लाई क्या करूंगा N इंटू VmL, इसके लिए एसिड के लिए, अपॉन में हम करते हैं बच्चों W सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो? यस और नो? क्यों? बहुत बढ़िया बेटा, कदम कदम पे बारूद बिछे बेटा। देखो कहाँ कितने गलती के चांसेस है, जैसे मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? एग्जाम हॉल में सुन में हम ऐसे ही करेंगे, करते जा रहे हो लेकिन सही करे हो गलत करे हो ये भी पता होना चाहिए बेटा। क्लियर है? एग्जैक्ट बच्चे को ध्यान है तो एग्जैक्ट आंसर उसी का आता है। चलो बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छे। जहां गलतियों के चांसेस थे तुम लोग बच गई। चलो बेटा ध्यान है देखो अब कैसे करना, वैल्यू पुट करते जाओ। 1.4 ऐसा कैसा, ये लो बेटा। देखो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी किसकी दे रखी है H2SO4 की। H2SO4 की देखो नॉर्मलिटी n/2 है। n/2 का मतलब क्या, नॉर्मलिटी 1/2 है। अरे 1 मल्टीप्लाई बाई n, n ही तो लिखेंगे। n/2 मतलब कितना है, ये हाफ है, 1/2 है बेटा। क्लियर है? तो देखो n की वैल्यू 1/2 आ गई, मल्टीप्लाई H2SO4 हमें पता है ब्रेक हो गया 2H+ डोनेट करता है, 2H+ डोनेट करता है तो x की वैल्यू 2 करूंगा या नहीं करूंगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि नॉर्मलिटी की टर्म में पहले दे रखा है बच्चों, ये समझ में आ गया। ये भी रट के नहीं रखना, सर ने 2-3 क्वेश्चन में x से मल्टीप्लाई किया था, x की जगह 2 चिपका दो यहाँ पर। ठीक है? वो तो कब करना है, जब हमें डाटा किसकी टर्म में देता, मोलरिटी की टर्म में देता बेटा। तो अपन नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करते कि n इक्वल टू होता है m इंटू एक्स। क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है x ये होता है, अब इसकी फॉर्म में लिखूंगा। जब डायरेक्टली मुझे इसकी फॉर्म में दे रखा है तो ये बताओ इनके चक्रों में आने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा। समझ में आ गया? फॉर्मूले में भी यही होता है, डाटा भी मुझे यही दे रखा है, तो जरूरी नहीं हमेशा x से मल्टीप्लाई ही हम करें। क्लियर है बच्चों? कहाँ गलती करो समझ तो रहे हो ना? ठीक है बेटा। तो देखो क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई बाई v हमें कितना दे रखा है बच्चों 19.2, ये 19.2 ये वैल्यू किसके लिए होगी H2SO4 के लिए, अपॉन W सैंपल कितना दे रखा है 0.48। देखो बेटा अब मैं हमेशा कहता हूं कैलकुलेशन में पेन से पहले थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं। हमें डाटा ऐसे ही देता है बेटा एग्जाम में, दिमाग चला के थोड़ा सा हम इजी बना सकते हैं उसे। कैसे? पहली बात तो डेसिमल को उड़ा दो बेटा, ये डेसिमल ये डेसिमल ये डेसिमल, अरे कैंसिल आउट हो गए, 1 और 1 2 डिजिट छोड़ गए, ये डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं करूं बेटा इससे करूंगा तो ये 96 होगा या नहीं होगा? 96 का डबल कितना हो गया 192। यस और नो? और ये 48 और 96 ट्वाइस होगा नहीं होगा? यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब परसेंटेज नाइट्रोजन अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 28%। यस और नो? काम खत्म। इसका मतलब क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितना आ गया 28%। अब ये बताओ बेटा हाइड्रो ऑक्सीजन के परसेंटेज के लिए कौन सी मेथड लगाएंगे? बिल्कुल बेटा सम करके -1 करना, हमें पता है रिमेनिंग कितना बच गया था 44, 28 ये हो गया, बाकी कितना बच गया 16। सीधी सी बात है, तो क्या करेंगे ये आ गया 16%। यस और नो? एक अननोन होता है, टोटल सम करके बेटा माइनस कर ही सकते हैं अपन। क्लियर है? ठीक है बेटा, बस अब अपना काम हो गया। अब क्या करेंगे, एटॉमिक वेट से डिवाइड करते जाओ, 48/12 1/1 28/14 और 16/16। मैंने कहा था एक एक एटम के वेट से डिवाइड करना है बेटा, याद है ना? क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा उसमें कितने भी एटम हो सकते हैं, जरूरी नहीं N2O2H2 ही हो। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 8, 2 ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? अब तो टाइम पास वाली बात है। सभी पे मिनिमम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1। तो क्या करेंगे 4/1 यानी 4, 8/1 यानी 8, 2/1 यानी 2, 1/1 यानी 1। समझ में आ गया? यस और नो? अब क्या करेंगे, अरे डेसिमल में थोड़ी आ रहा है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? यानी मेरे पास जो आया है बेटा वही मेरा क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला है या नहीं है? एटम्स को सीक्वेंस लिख दो, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। यस और नो? कार्बन कितना है 4, ये है 8, ये है 2, ये है 1, यानी अपन क्या लिख सकते हैं C4H8N2O। समझ में आ गया? यस और नो? तो देखो बेटा इसको कहा मैंने जेल्डोल मेथड से लिंक करके मैंने बताया कैसे करना क्या करना। समझ में आ गया? छाप दो।
चलिए बेटा, चलिए चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे करना है। लिखो लिखो, द मेटल इज प्रेजेंट, द मेटल इज प्रेजेंट, द मेटल इज प्रेजेंट, द मेटल इज प्रेजेंट। रुको सर, अरे बेटा, हाँ बोल फटाफट बोल बोल। नॉर्मेलिटी 1/2 कैसे, क्योंकि दे रखी है हमें ये, ठीक है। हमें क्या बोला बेटा, n/2, n/2 12th की फिजिकल का अपना सॉल्यूशन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें डिटेल से आएगा। n/2 का मतलब क्या है, ये है बेटा, इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है, हाफ है। बात समझ में आई? तो n की जगह 1/2 लिखा है। अब आगे बढ़ू, चलने लग जाऊं प्रिंस, क्लियर है, यस और नो? ठीक, डाउट प्रिंस का था, यस बोल रहा था अभी। चलो चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो। द मेटल इज प्रेजेंट 50%, द मेटल इज प्रेजेंट 50% एंड 40%। द मेटल इज प्रेजेंट, मेरा ही था, अच्छा ठीक है। द मेटल इज प्रेजेंट 50% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। The metal is present 50% and 40% respectively in two metal oxides. दो metal oxide है बेटा। The metal is present 50% and 40% respectively in two metal oxides. Clear है? ठीक है, आगे लिखो। If the formula of first metal oxide, if the formula of first metal oxide, if the formula of first metal oxide is MO, if the formula of first metal oxide is MO, then calculate the formula of second metal oxide, then calculate the formula of second metal oxide। लिख लिए? देखो बेटा, एक्चुअल में देखो ये क्वेश्चन लिखाने का मेरा पर्पज क्या है, कुछ क्वेश्चन में आपसे न ये बोला जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, न ये बोला जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, ना ये बोला जाएगा मेटल कौन सी है, बस आपको फिक्स अमाउंट दे देगा। अब तुम्हें डायरेक्टली कैसे करना, ध्यान रखना, ना ये बोल रहा है एम्पेरिकल है, ना ये बोल रहा है मॉलिक्यूलर है, ना ये बोल रहा है मेटल कौन सी है, फिक्स हमें आइडिया बेसिस कैसे लगाना है। तो बस जो परसेंटेज अमाउंट है उसी के बेसिस पे रेशियो लेते हैं बेटा, समझ में आया? हमेशा वो 4-5 स्टेप अप्लाई करे कोई जरूरी नहीं है बेटा। देखो कैसे करेंगे, इसने जैसे बोला है वैसे करते जाओ। मेटल ऑक्साइड बोला है मतलब मेटल के साथ कोई ऑक्सीजन है, अरे मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ क्या है, कोई ऑक्सीजन है बेटा। दो मेटल ऑक्साइड है तो इसको मैं बोल दूं MO1, ये है बेटा अपना सेकंड मेटल ऑक्साइड MO2। यस और नो, यस और नो, अरे है या नहीं है, क्लियर है? जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड में मेटल कितनी है 50% और दूसरे में कितनी है बच्चों 40%। यस और नो, क्लियर है बच्चों? अगर इसमें मेटल 50% है तो ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा 50%। यस और नो?
इसमें देखो मेटल्स 40% है, तो बाकी बची हुई अमाउंट किसकी है? ऑक्सीजन की। ये लो 60%। समझ में आ गया? यस और नो? इनकी परसेंटेज अमाउंट का अगर मैं रेशियो लूं तो 50-50 मतलब कितना हो गया? 1:1। यस और नो? यहां पर मैं रेशियो लूं बेटा तो कितना आ जाएगा? अरे 2:3। 20 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। 1:1, मेटल का भी नंबर 1 आ रहा है, ऑक्सीजन का भी 1 आ रहा है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया? MO। और यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है बच्चों? 2 और 3, तो क्या लिखूंगा? M2O3। ये मेरा आंसर है। समझ में आया? तो कई क्वेश्चन में हमें क्या करेगा? डायरेक्ट परसेंटेज अमाउंट से ही हमें रेशियो देखना है, कैसे करना है। कंफ्यूज होके बैठना नहीं है कि सर कौन सी मेटल है, अब कौन सा स्टेप लगाएं, कौन सी मेटल है, ये दे ही नहीं रखा, कैसे करें क्या नहीं करें। तो न एम्पेरिकल फॉर्मूला न मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी नहीं बोले, तो परसेंटेज अमाउंट के बेसिस पर ही हमें आंसर देना है। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट करो। चलिए नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो बेटा कैसे करना है। इसमें मैंने क्या कहा, सारे क्वेश्चंस में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करने पड़े, जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देगा जिसमें न ये बोलेगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, न ये बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बस उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा ये पूछेगा। क्लियर है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो हाइपोथेटिकल परसेंटेज अमाउंट के बेसिस पर ही आंसर होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे? अरे वो स्टेप्स तो कब यूज करते जब हमें पता चलता कि मेटल ऑक्साइड ये है, मेटल ये है, अरे ये वाली मेटल है, इसका मतलब हमें एटॉमिक वेट पता होता नहीं होता? अरे एटॉमिक वेट पता होता तो यहाँ से अपन क्या करते, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखते, ये करना वो करना वो करना, लेकिन हमें पता मेटल कौन सी है तो उसका एटॉमिक वेट पता है क्या? नहीं पता बेटा। क्लियर है? तो क्या करते हैं, जो परसेंटेज अमाउंट होती है उसी के बेसिस पे रेशियो डिसाइड करते हैं। कैसे? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोली है कि कोई दो मेटल ऑक्साइड है, तो ये फर्स्ट वाला मेटल ऑक्साइड ये है सेकंड वाला मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बोला है इसका मतलब दोनों में मेटल के साथ कौन ऐड है बेटा? ऑक्सीजन ऐड है। क्लियर है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, फर्स्ट में मेटल कितनी है? 50%। दूसरे में कितनी है? 40%। फर्स्ट में मेटल अगर 50% है तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी बच गई? अरे 50% मेटल है तो 50% कौन बच गया? ऑक्सीजन। इसमें बोला है मेटल 40% है तो ऑक्सीजन कितना बच गया? 60%। क्लियर है बेटा? ये 60% आ गया। अब देखो बच्चों, बस परसेंटेज अमाउंट का यहाँ पर सीधा रेशियो लिया जाता है, क्योंकि वेट एटॉमिक वेट कितना हमें पता है क्या? नो बेटा। क्लियर है? मेटल का दे देता तब अपन पूरा स्टेप यूज करते, इतना अपॉन ये इतना अपॉन ये, फिर मिनिमम से वैल्यू से डिवाइड करते, इंटीजर में कन्वर्ट करते, कई सारे स्टेप्स करते। कौन सी मेटल हमें पता है क्या? नो। तो परसेंटेज अमाउंट से ही रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। 50 और 50 अरे इक्वल है या नहीं है? दोनों का रेशियो क्या है? 1:1। क्लियर है बेटा? तो क्या करूंगा, 1:1 यानी 1 मेटल का एटम 1 ऑक्सीजन का। क्लियर है बेटा? यहां बात करें 40 और 60, ये बताओ 20 से दोनों को डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते? तो सिंपल रेशियो क्या आ सकता है? 2:3। ये 2 किसकी वजह से? 40%। ये किसका है? मेटल का। मतलब मेटल का नंबर कितना है? 2 एटम्स। ठीक है? और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 3। आंसर क्या? M2O3। क्लियर है? तो हर क्वेश्चन में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा ही हमें अप्लाई करना पड़े कोई जरूरी नहीं है बेटा। कुछ हमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पे देगा, MO होगा, MO2 होगा, M2 होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करना। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? अब नोट करो, नोट करो। चलिए, फर्स्ट का तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये इतना है तो ये कितना होगा। ठीक है? फर्स्ट का दे रखा है, इधर ध्यान दो, फर्स्ट का दे रखा है, इसी से दो, ये तो अपन को हिंट दे रखा खाली क्या? फर्स्ट का फॉर्मूला है एमओ, फॉर्मूला क्या है? एमओ। और परसेंटेज अमाउंट से रेशियो क्या आ रहा है? 1:1। अरे 1:1 आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला एटम 1 होने पर इसकी अमाउंट क्या है? 1। ये 1 होने पर ये भी कितना है? 1। इसका मतलब जिस रेशियो में परसेंटेज अमाउंट है उसी रेशियो में नंबर ऑफ एटम मैं डिसाइड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ?
कर सकता हूं बेटा। अब मुझे एटॉमिक वेट की जरूरत ही नहीं है। अगर आइडिया नहीं है मुझे तो देखो रेशियो 1:1 आ रहा है तो फॉर्मूला भी क्या आ रहा है, अरे नंबर ऑफ एटम 1:1 है, इसका मतलब जो परसेंटेज का रेशियो बेटा वही क्या आ सकता है, एटम का रेशियो मान के मैं 2 और 3 करके M2O3 करूंगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो ये अपने बात की बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इन पे हमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर है बेटा। अपने चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन तो खत्म हो चुका है। ओके, न्यूमेरिकल पोर्शन सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, यहां तक बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ओके, अपने चैप्टर के 2 ही पार्ट बच गए, एक तो क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक सिग्निफिकेंट नंबर्स। ओके, थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, फिक्स लॉ दिए गए, ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है। सिग्निफिकेंट नंबर में फिक्स रूल है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर इतने होंगे, इसमें इतने होंगे, इसमें इतने होंगे। तो 2 लेक्चर का अपना काम बचा है बेटा, ठीक है। आज ट्यूसडे ना, तो वेडनेसडे थर्सडे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थर्सडे हाफ लेक्चर्स तक। तो आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से थर्सडे में शायद 2 लेक्चर लग जाएंगे इसमें, तो थर्सडे को आपको क्वेश्चन बैंक साथ लेके आना है। कल भी मैं अनाउंस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लॉ आपको कई सारे लॉ आएंगे, जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, कई सारे लॉ हम पढ़ेंगे सीक्वेंस से, क्लियर है। ऐसा कोई नाम आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो क्वेश्चन छोड़ देना। सिग्निफिकेंट नंबर का साफ साफ आएगा, इसमें एसएन कितने होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये 2 पॉइंट अगर बोले क्वेश्चन में तो छोड़ देना क्वेश्चन, वो अगले 2 लेक्चर में अपने हो जाएंगे, क्लियर है। बाकी इससे पहले तक यहाँ तक के न्यूमेरिकल पोर्शन सारा सोल्व कर लेना बेटा। 2 दिन बाद अपन चैप्टर कंप्लीट होते हैं, सीट डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो हेडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लिख लिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा देखो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, अपन बोलते हैं कि ये 2 एलिमेंट है, आपस में रिएक्शन करके ये बना देंगे, ऐसे रिएक्शन करेगा ये बनेगा, ऐसे रिएक्शन करेगा ये बनेगा। एक्चुअल में साइंटिस्ट ने इन सब के लिए रूल डिसाइड कर रखे हैं बेटा। तभी तो क्या कहते हैं, इससे ये बनता है, इतना ये बनता, फिक्स अपन बता सकते हैं। वरना मान लो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, अपन को क्या पता, अपन सीधा बैलेंस करते हैं, बैलेंस वगैरह करते नहीं करते, CO2 बनता है, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इन सब के लिए एक रूल डिसाइड किया गया है बच्चों, क्लियर है। नॉर्मली टीचर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिग्निफिकेंट नंबर चैप्टर के शुरू में पढ़ा देते हैं, लेकिन थोड़ा जिलावसा है, सीधा थ्योरेटिकल पार्ट है, रूल से फिक्स है बेटा। ये दो अपना माथा पच्ची वाला पोर्शन मैं शुरू में करवाता हूँ। अब 2 लेक्चर है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे इजी वे में कर सकते हैं, ये बराबर ये होता, फिक्स है बेटा। ये रूल्स डिसाइड कर दिए, उन्हीं को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो तो फिक्स है। जो फिक्स पहले से फिक्स है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है हमें, तो मैं लास्ट में करवाता हूँ बेटा, ठीक है। इजी वे में, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है, फिक्स है बेटा ये साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो मैंने क्या कहा, एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, रिएक्शन करते हैं, वो कैसे कंबाइंड होते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, और कैसे अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया, जिनको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया, क्लियर है। लिखो बेटा, एक पॉइंट लिखो, द एडिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, द एडिशन और कॉम्बिनेशन, द एडिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, the addition or combination of elements, the addition or combination of elements, the addition or combination of elements is decided by, is decided by some laws, कई सारे लॉ हम पढ़ेंगे, is decided by some laws which are called law of chemical combination, which are called law of chemical combination, which are called law of chemical combination, ठीक है, ठीक है
बेटा देखो अलग अलग लॉ पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा 6 टाइप के हम लॉ पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो कई सारे लॉ आएंगे, मास कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कई सारे लफड़े आएंगे। तो क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, ये जो सारे लॉ होते हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई होते हैं बेटा। किसमें? नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। बच्चा कहेगा सर एबनॉर्मल कंडीशंस कौन सी होगी? एबनॉर्मल कंडीशन जैसे अपन बोलते हैं आइसोटोप्स, एलॉय, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, और अपन पढ़ते हैं इसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है? ये सब अबनॉर्मल केसेस है। तो नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, एक एक चीज को लिखा के रटवाते हैं कि इसमें ये इसमें अप्लाई होता है, ये इसमें अप्लाई होता है। इस दो से आप जेईई में पूछा जा चुका, ध्यान रखना, अलग से रटने की जरूरत नहीं। एक ही चीज ध्यान रखना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग लॉज है बेटा नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई होंगी। कोई अबनॉर्मल केस दे रखा है, देखते ही ध्यान रखना वो इनमें अप्लाई नहीं होगा बेटा। अब नॉर्मल केसेस कौन कौन से, जो मैंने 4-5 केसेस बोला है, नॉर्मल रिएक्शंस में अप्लाई होंगे, ये इक्वल टू ये बनता है, ये इक्वल टू ये बनता है। लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर मास वगैरह लॉस वगैरह होता है, एनर्जी लॉस होता है, उन केसेस में ये अप्लाई नहीं होते बेटा। क्लियर है? एक एक का मीनिंग क्या होता है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, law of chemical combination not applicable for, law of chemical combination not applicable for, law of chemical combination not applicable for radioactivity, 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 comma isotopes, comma alloy, comma nuclear fusion and fission, nuclear fusion and fission, and non-stoichio compounds, non-stoichiometric compounds. Law of chemical combination not applicable for radioactivity, isotopes, alloy, nuclear fusion and fission, and non-stoichiometric compounds. बेटा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ध्यान है ना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं बेटा, क्या करते हैं, गामा रेज का फॉर्मेशन करते नहीं करते? अरे एनर्जी लॉस करते हैं गामा रेज की फॉर्म में, याद है ना। प्रोटॉन ज्यादा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इससे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बनता है, और वो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव बनाते हैं। याद है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, 2-3 लेक्चर में, याद है। और साथ में हार्मफुल गामा रेज निकलती है, इस प्रॉपर्टी को अपन तो क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बेटा। हम हार्मफुल रेज का लॉस करना बेटा, ठीक है। चलो आइसोटोप्स बताइए, एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, क्लियर है, ठीक है। एलॉय बताइए, मिक्स ऑफ मेटल्स, ठीक है, 2 मेटल का मिक्सर होता है बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, ये ध्यान है, 10th की साइंस बहुत बार आता है बेटा, ये ध्यान है ना। एटम्स का ऐड होना, ब्रेक होना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, सबसे खास बात बेटा, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, इसका मतलब समझते हो गया बच्चों। देखो 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर आएगा बच्चों, इसमें पीछे नाम आ चुका शायद, ये मैं बता चुका हूँ क्या। एक चैप्टर आएगा जिसमें क्या होता है, सिंपल इसका मीनिंग समझना। 2 कंपाउंड होते हैं, एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में कंपाउंड की स्ट्रक्चर और फॉर्मूले, किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों में आयन का रेशियो, कैटायन एनायन का रेशियो सेम हो, उसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है बेटा। और दूसरा क्या, अगर कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, उसके फॉर्मूला और उसकी स्ट्रक्चर दोनों में आयन का रेशियो, कैटायन एनायन का रेशियो डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है बेटा। बच्चा कहेगा सर कैसे, मैंने ये लिखा बेटा फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड देखो बच्चों, फॉर्मूले में कैटायन, ये Fe कैटायन होगा, ये एनायन होगा, Fe और ऑक्सीजन, इसका नंबर कितना है बच्चों, अरे 1 1 है, सीधी सी बात है, 1 Fe है 1 O है, दोनों का फॉर्मूले में कैटायन एनायन का रेशियो कितना 1 1। अगर इसकी स्ट्रक्चर में भी 1 FeO 1 O हो, इसका मतलब फॉर्मूला स्ट्रक्चर दोनों में रेशियो सेम है, इसको क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। समझ में आ गया, यस और नो। दूसरा क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, इसका मतलब क्या, सपोज करो फॉर्मूले में इसका रेशियो क्या है 1 1 है,
लेकिन एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, आपको मान लो ऐसे लिखा जाए 0.95 रेशियो ओ। मैंने रेडॉक्स में क्वेश्चन बैंक सोल्व करे थे, ऐसा एक कंपाउंड आया था, याद है ना, मैंने कहा नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है। कैसे बेटा, एक्चुअल में इसके फॉर्मूले में रेशियो 1:1 है, लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ Fe की अमाउंट कम हो जाती है। बच्चा कहेगा सर क्यों, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, 12th की फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट है, उसमें आता है क्या कि कुछ मेटल अपने पॉइंट को, अपनी पोजीशन को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चले जाते हैं, तो ओवरऑल मेटल की अमाउंट क्या होती है, कुछ कम हो जाती है, तो मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड में होता है, जिसमें नॉर्मल रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो क्या होगा, 1:1 से कुछ डिफरेंट होगा बेटा। समझ में आ गया। जिनकी फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में रेशियो सेम नहीं आता, उनको बोला जाता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। मैंने क्या बोला है, समझ में आ गया, यस और नो। तो सिंपल जी एक ही बात ध्यान रखनी है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नॉर्मल कंडीशंस में अप्लाई होंगे, एबनॉर्मल केसेस में ये अप्लाई नहीं होंगे। एबनॉर्मल केसेस कौन कौन से हैं, ये सारे केसेस बेटा, क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है, ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। एक ही चीज ध्यान रखनी है, ऐसे जो 4-5 एबनॉर्मल केसेस है, इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फुलफिल नहीं करता, इसको कोई बात तो फॉलो नहीं करता, अप्लाई नहीं होता बेटा, क्लियर है। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉ आते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी थी, क्या होता है लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। मास कंजर्वेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सब क्या होता है, कैसे करना, समझ में आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, यहाँ तक अच्छे से कर लेना, 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, आपको क्या करना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट नंबर, इन 2 को छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना। 2 लेक्चर में क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे 2 लेक्चर में, ठीक है बेटा। जो भी डाउट्स है पूछ लेना।